न्यूज में। और आज बात करेंगे योगी सरकार के बजट की, जो कि काफी अहम और खास माना जा रहा है। यूपी की योगी सरकार आज विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में, तो विधान परिषद में नेता सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा बजट पेश करेंगे। योगी सरकार का ये 5वां और आखिरी पूर्ण बजट होगा। ये सूबे के इतिहास में पहला कागज रहित बजट भी होगा। यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच पेश किए जाने वाले इस बजट को लेकर सरगर्मी फिलहाल बढ़ गई है। आपको बता दें, सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी पुख्ता जमीन तैयार करने की कोशिश करेगी इस बजट के जरिए। लिहाजा नए बजट में युवाओं, किसानों, मजदूरों और महिलाओं को साधने के साथ बुनियादी ढांचे के विकास को भी तेज गति देने की कोशिश की जाएगी। कोरोना आपदा के मद्देनजर स्वास्थ्य क्षेत्र की बेहतरी के लिए खजाना खोला जा सकता है। बजट का आकार 5.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार बजट जो आज पेश किया जाएगा, इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। सरगर्मियां काफी तेज, विपक्ष की ओर से तमाम सवाल दागे जा रहे हैं। वहीं इस बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। महंगाई से लोगों को क्या इस बजट से राहत मिलेगी? इस बजट में ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि योगी कार्यकाल का ये आखिरी बजट, पूर्ण बजट, बड़ा बजट, भारी बजट, जिससे सभी को उम्मीदें और सभी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा बजट, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं किसान आंदोलन के बीच किसानों को लेकर भी बजट में ऐलान हो सकते हैं। तमाम मुफ्त वैक्सीन की घोषणा हो सकती है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं पूरे राज्य में। वहीं एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट के काम रफ्तार भर सकते हैं इस बजट में, उन पर भी खास जोर दिया जाएगा। तमाम आर्थिक दबाव के बावजूद सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना रहेगा। तो आज का ये बजट काफी खास माना जा रहा है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ अनमोल राणा जुड़ गए हैं, वहीं सपा से राघवेंद्र जुड़ गए। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अनमोल जी, सीधा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि बजट काफी अहम, हर वर्ग को उम्मीद, क्या कुछ खास इस बजट में हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं एपीएन न्यूज की तरफ से सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो बजट की तरफ से जी मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो बजट है बहुत अहम बजट रहने वाला है। और दूसरा सबसे जो मेन इसमें रहने वाली चीजें हैं, जितने भी हमारा श्रमिक वर्ग है, किसान भाई हैं, उनके लिए इसमें अहम भूमिका रहेगी। उनके लिए अहम उन्होंने बजट बनाया है हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने। और योगी बाबा का तो मतलब रहा ही है कि मध्यम वर्ग को, निचले वर्ग को सपोर्ट करते हुए आए हैं वो। और मेरा मानना यह है कि इस बजट में भी वो श्रमिकों को और मध्यम वर्ग को और किसान भाइयों को बहुत अच्छा पैकेज वो देने वाले हैं। चलिए, सपा की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं आज के बजट के ऊपर। राघवेंद्र जी, क्या कहेंगे आज योगी सरकार का बजट? हम तो कह रहे हैं कि ऐसा बजट हो जिससे जनता को राहत मिले। इस तरीके से नहीं होगा। लगातार महंगाई बढ़ रही है और सरकार हर चीज पर एक टैक्स को टैक्स लाती चली जा रही है। इससे क्या है कि जो कोरोना काल में मुश्किल हालात बने हैं, जनता के लिए आर्थिक रूप से परेशान हुई है, उसके लिए और परेशानी का कारण न बने। और ज्यादातर इस सरकार ने अभी तक इसका कार्यकाल समापन की ओर है, अभी तक कोई कार्य नहीं किया। ज्यादातर जो समाजवादी पार्टी ने कार्य किए थे, विकास कार्य किए थे, चाहे मेट्रो हो या दूसरी चीजें हों, उनका केवल उद्घाटन किया, उसके अलावा कोई नई चीज नहीं की है। इसलिए सरकार से ये कह रहे कि कुछ उनका अंतिम वर्ष, अब इनसे आशा तो है नहीं, लेकिन कम से कम जनता के ऊपर टैक्सों का बोझ न ला दें।
जिससे कि ये जनता वैसे ही बहुत परेशान है कोरोना काल से, और वो परेशान नहीं होना चाहती है। ठीक है, अनमोल जी जवाब दीजिए। टैक्स को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि टैक्स को लेकर छूट दी जा सकती, क्योंकि जनता फिलहाल पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान है और टैक्स से ही परेशान है। देखिए, मैं राघवेंद्र जी को बता देना चाहता हूं कि आज जनता समझ चुकी है, क्योंकि समाजवादी सरकार के टाइम में यदि किसी को कुछ मिला था या किसी को छूट मिली थी या किसी को पैकेज मिले थे, तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों को मिले थे, क्योंकि जितने भी गुंडे पनपे वो समाजवादी पार्टी के टाइम पे पनपे। आज जनता उस गुंडागर्दी से रिलीफ महसूस कर रही है, और योगी बाबा का मैं बार बार तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि गुंडागर्दी को चरम रूप पे जो बढ़ी हुई थी समाजवादी पार्टी के टाइम पर, आज उनके घरों की कुर्कियां यदि कराने का किसी ने काम किया है तो वो हमारे योगी बाबा ने किया है। और जनता जो चाहती है, गरीब लोग जो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरी जमीन को कोई ना हड़प ले, मेरी फसल के पैसे जो मैंने कमाए हैं, जो मैंने खेती करके कमाए हैं, उसे कोई गुंडा ना ले जाए। तो उसको बचाने का काम यदि किसी ने किया है तो वो हमारे योगी बाबा ने किया है। तो समाजवादी पार्टी वाले प्रवक्ता जो हमारे भाई बैठे हैं, इनको तो मेरे हिसाब से तो बोलने का भी हक नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुंडाई यदि किसी की सरकार में थी तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार में थी। और बीजेपी ने जब भी काम किया है वो गरीबों के हितों में, दलितों के हितों में, किसानों के हितों में काम किया है। और आज भी मैं इनको भी भरोसा दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि गरीबों के लिए और किसानों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा पैकेज हमारे योगी बाबा देने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा। ठीक है राघवेंद्र जी, थोड़ी देर में पैकेज सबके सामने आ जाएगा कि गरीबों को कितनी राहत बीजेपी की ओर से दी जा रही है। वहीं सपा पर निशाना साधा जा रहा है कि सपा राज में जो जनता का हाल था और आज के राज में जो जनता का हाल है, आप खुद ही देख लीजिए। हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग दूसरे को सूचना दें, लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल जाकर के इन्होंने मानवता को कलंकित किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया, भाईचारे को खत्म करने का काम किया। किसानों के लिए ये क्या करेंगे? ये तो तानाशाह सरकार है, जहाँ किसान लगातार लगभग 3 महीने होने को हैं और सड़क पर हैं, और 200 से ज्यादा किसान मर गए हैं और या आत्महत्या उन्होंने कर ली है अभी, और खुले आसमान के नीचे बैठे, इनको शर्म नहीं आई, ये क्या कहेंगे? ये तो केवल भगवा चोला ओढ़ करके, और इनके अंदर मानवता नहीं है। किसानों के ऊपर अड़े हुए हैं कि नहीं, किसान कृषि बिल वापस नहीं देंगे, तो ये किसानों को देंगे क्या? और दूसरी बात, टैक्स से खाने वाले लोग यहाँ नेपाल, पाकिस्तान और जितने अपने पड़ोसी देश हैं, उनका हमारे यहाँ से कितना, उनके यहाँ नेपाल तक में मतलब कम से कम 30 रुपए का अंतर है यहाँ से पेट्रोल में, और ये टैक्स पे टैक्स लादती चली जा रही है सरकार। इसको शर्म आनी चाहिए कि जहाँ जनता मर रही है उसको और मारने का काम कर रही है। ये क्या करेंगे? अभी एक बताएंगे, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाया। दूसरा, आगरा से लेकर के लखनऊ तक एक्सप्रेस में 2 साल के अंदर में बना दिया। और मेडिकल कॉलेज बनाने का, डायल 100 लाने का काम अगर किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। महिलाओं को पेंशन दी, छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिए, पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था करी, और विकास को एक नया आया। ठीक है अनमोल जी, पेट्रोल डीजल वाले सवाल पर जवाब नहीं दिया आपने। कांग्रेस की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, टैक्स की यहाँ पर छूट की मांग की जा रही है, वो दी जा सकती है बजट में? मैं आपको एक तो बता देना चाहता हूं, क्योंकि जब जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तब पेट्रोल डीजल पर हमारे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल हमारे यहाँ पर बाहर से आता है, ये सबको पता, आपको भी पता है, हमें भी पता है। जब बाजार के अंदर, इंटरनेशनल बाजार के अंदर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल डीजल पर हमारे यहाँ पर कीमतें ऑलरेडी बढ़ती हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, उनका तिल मिलाना बिल्कुल जायज है, क्योंकि उनके रो कौन रहा है? रो कोई आम जनता नहीं रही है। ये लोग रो रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं, बसपा के, क्योंकि इनके जितने टेंडर थे जो अवैध काम करते थे उन पर अंकुश लगाया है योगी बाबा ने। तो इनका तिल मिलाना बिल्कुल जायज है। आम आदमी से इनका कोई वास्ता नहीं है, आम जनता से इनका कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी की राजनीति करते हुए हैं। आज आपने देखा, आपके माध्यम से भी मैं बता देना चाहता हूं, इतने करोड़ की इन्होंने जो प्रॉपर्टियां जो कब्जे कर रखी थी, उनको सिर्फ और सिर्फ योगी बाबा ने
खत्म किया है और बुलडोजर चल रहा है, तो इन लोगों का दर्द मैं समझ सकता हूं। और मेरे भाई को मैं बता देना चाहता हूं अपनी तरफ से कि मेरे दोस्त, अभी और भी जो भी प्रॉपर्टियां, जो अवैध काम आप लोगों के चल रहे थे, उन पे भी अंकुश लगाया जाएगा। सुनिए, आप तैयार ठीक है रहें। अनमोल जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार के हाथ में नहीं होता है, पेट्रोल डीजल कच्चे तेल की कीमतों पर निर्धारित होता है, लेकिन जो आंकड़े हैं उनकी अगर बात करें तो कच्चे तेल की कीमतें कम हुई है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। जब कच्चे तेल के दाम कम है तो पेट्रोल डीजल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, आप ये बताइए। सारा की सारा टैक्स के ऊपर ही यहाँ पर सवाल उठेगा, क्योंकि टैक्स की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं होता, सरकार के हाथ में, या फिर कच्चे तेल पर ही निर्धारित होता है, आपकी बात को ऊपर रख ले तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी की ओर से ये मुद्दा बहुत उठाया जाता था कि पेट्रोल डीजल के दाम आज आसमान पर हैं, सरकार की वजह से है, तब उस पर सियासत क्यों? और अब जब आप सत्ता में हैं तो आप ये कहते हुए पल्ला तो नहीं झाड़ सकते कि देखिए कच्चे तेल की कीमतों पर ही सब कुछ है। देखिए, कांग्रेस के टाइम का विकास उठा लीजिए आप, और बीजेपी के विकास टाइम का नहीं, विकास आप उठा ये बताइए लीजिए। कि आपकी ओर से पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाया जाता था या फिर नहीं? मैं आपके पेट्रोल डीजल ठीक के है, ऊपर ही आ रहा हूं, आपके उसी ठीक बात है। पर मैं जवाब आपका देने जा रहा हूं कि कांग्रेस के टाइम का विकास देख लीजिए और बीजेपी के टाइम का विकास देख लीजिए। आज रोडों का जाल बन चुका है। तो देश को चलाने के लिए मैं आपकी बात मानता हूं कि टैक्स भी चाहिए। लोग जो जो जैसे बड़े व्यापारी हैं, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वहां से टैक्स हमें आ रहा है, सरकार को टैक्स आ रहा है, तो उससे देश को चलाया जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो चीज सरकार को थोड़ा सा लगती है तो उस पर ऊपर नीचे किया जाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पेट्रोल डीजल बढ़ गया, लेकिन देश का विकास आप देखें कि देश आज कहां तरक्कियों को छू रहा है देश, उस पर भी अनमोल तो जी, आपको थोड़ा देखना बहुत होगा। ऊपर लेकिन नीचे कांग्रेस के टाइम पे मैं बता देना चाहता हूँ, एक मिनट, जी। कांग्रेस के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ कीमतें बढ़ रही थी और देश का विकास नीचे था, देश का विकास नहीं हो रहा था। लेकिन जब से बीजेपी आई है, देश का विकास आज आप देख लीजिए, हमारा देश नंबर 1 पर पहुंच चुका है। तो उसका कारण सिर्फ क्या, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को नंबर 1 पर यदि पहुंचाया है तो किसने, देश की जनता ने पहुंचाया, क्योंकि देश की जनता का सपोर्ट है हमारे प्रधानमंत्री जी को। और देश की जनता कोई तिलमिलाई हुई नहीं है, कोई परेशान नहीं है, क्योंकि मैंने खुद मैंने 10 जगह जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, सबका कहना यही है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो हमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं, अनमोल जी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट समझ में आती है कि विकास के लिए टैक्स आप जनता से ही वसूल करेंगे, लेकिन शतक पार कर लेना, 70-75 से 100 पहुंच जाना, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि गरीब जनता पर इसका असर हो रहा है। चलिए छोड़िए, एक तरफ साइड में रखते हैं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन गरीब जनता पर इसकी मार पड़ रही है। आज लोगों का ये कहना है, हम हक की बात उठाते हैं जिसमें जनता जुड़ती है, ये बताती है कि गाड़ी भले उनके पास है पहले से खरीदी हुई, लेकिन पेट्रोल नहीं खरीद पा रहे रोजाना जिनको ट्रैवल करना होता है, या फिर बात करें उन लोगों की जिनका रोजगार जो है, तनख्वाह जो है 4 से 5 हजार, 6 हजार, 7 हजार, 8 हजार सरकार की ओर से दी जा रही है, या फिर वो निजी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो तनख्वाह तो उनकी उतनी है, लेकिन आज पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि वो कहीं आ जा नहीं सकते हैं। नहीं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, तनख्वाह जब लोगों की 15,000 तनख्वाह थी या 20,000 तनख्वाह थी, मीडियम लोगों की मैं आपको बता रहा हूं, आज उनकी सैलरी 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 तक उनकी सैलरियां हैं। खुद मेरे यहाँ पर जो वर्कर काम करते थे, उनकी 15 से 30,000 तक सैलरियां पहुंची हुई हैं, 40,000 तक सैलरी, तो ये आप नहीं कह सकते। दूसरी बात, कंपनियों की बात करिए ना, आप निजी कंपनियों की बात करिए। जी, मैं निजी कंपनियों की भी बात कर रहा हूं, और मैं उन मध्यम वर्ग के लोगों की बात करता हूं कि जिनके पास जिन्होंने 15, 16, 20 लाख तक की गाड़ियां खरीदी हुई हैं, उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मुझे मेरे देखने में, मेरे संज्ञान में नहीं है कि जो पेट्रोल डीजल की वजह से परेशान हो। और आप मध्यम वर्ग को एक बार साइड में रखिए, गरीबों की बात करते हैं। यदि आप गरीबों की बात करते हैं तो जी बताइए, जो गरीब हैं उनकी बात करते हैं, जिनके पास बाइक है, स्कूटी है, उनको कहीं जाना हो, रोजाना पेट्रोल की जरूरत है, नीड जो है रोजाना की है, इस पर इस तरीके से टैक्स लगाना, तो टैक्स में छूट दी जा सकती है अगर महंगाई की मार, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये है कि पेट्रोल और डीजल के साथ साथ सभी चीजों के दाम एक एक करके बढ़ेंगे उसके बाद।
जी, जी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से मध्यम और निचले वर्ग का ध्यान रखा है। यदि मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी समाधान जितना भी पार्टी सरकार कर सकेगी तो मध्यम वर्ग के लिए ज़रूर करेगी। और कीमतें अभी ऊपर हैं तो निश्चित रूप से ऊपर-नीचे होती चलती रहती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और डाउन आएगा, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल पेट्रोल, डीजल के दाम चलिए घटेंगे, अनमोल आने जी, वाले समय में बिल्कुल ठीक है, घटेंगे। भले ही आपके लिए बड़ी बात नहीं है, बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन गरीब जनता के लिए बड़ी बात है, यही समझाना मैं चाह रही हूँ। चलिए राघवेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, सुना आपने अनमोल जी को, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इनको कोई शर्म तो रही नहीं है, जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। सरकार इतनी तानाशाह है कि ये जनता क्या किसान की बातें नहीं सुन रहे हैं। तो ये किसकी बात करें, डीजल कितने रुपए हो गए, ये वही लोग हैं इन्होंने खाली सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर एक चीज लेकर को के पकड़ा हुआ है, रोडेली तानाशाह। प्रदर्शन अरे करते थे, स्मृति जनता की ईरानी से भलाई के लेकर लिए के यदि सारे कुछ लोग। कार्य किए अब जाते हैं इनको तो इनको शर्म है तानाशाह कि दिखते हैं, रोडेली बढ़ क्योंकि रहे इनके हैं, ऊपर अंकुश 50 लगता है। 50 रुपए इन अभी लोगों के 100 ऊपर 150 अंकुश रुपए लगता है, इसलिए इकट्ठे बढ़ा दिए इनको सिलेंडर सरकार पर। तानाशाह नजर आती इनको है। 800 से आज ऊपर का वही 850 योगी का बाबा सिलेंडर जब हो इनके रहा है। नाक में इनको नकेल शर्म डाले हुए नाम हैं की चीज समाजवादी नहीं पार्टी बची के है। पेट्रोल पर लोगों ये के, तो राज्य इनको सरकार परेशानी हो रही है। ज्यादातर इन्हीं की है, कहीं भी राज्यों में इतना टैक्स ले रही है, इसको कम कर सकती है। केंद्र सरकार अपना टैक्स कम कर सकती है, लगातार यही तो बढ़ा देते हैं। कभी एक्साइज ड्यूटी के नाम पर, कभी किसी के नाम से ये लगातार उस पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो ये जब टैक्स बढ़ाएंगे तो पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ेगा। अब जब 37 डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल है, तब जाकर के ये हालत है कि 100 से पार चला गया है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार तंज कसा था, आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह की उम्र से ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम हो गए, तो ये तो बड़ा तंज कसते थे। अब क्या हुआ, अब ये किसकी उम्र के हो गए, तो उनकी माँ की उम्र से भी ज्यादा हो गया। तो ये ऐसे तंज जो कसते थे, उनको अब ये पता करना चाहिए क्या वो उन्हीं की सरकार है, दूसरे की सरकार नहीं है, और जनता त्रस्त है। डीजल अगर बढ़ रहा है लगातार, डीजल इतना महंगा हो गया है, किसान कैसे अपनी भराई करेगा, किसान कैसे अपना ट्रैक्टर चलाएगा? इनको कोई समझ में नहीं आता क्या? अगर इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो अब इनकी हालत हो गई कि आपने एक जगह इनके मुख्यमंत्री को उतरने तक नहीं दिया, बीजेपी के मुख्यमंत्री को, और जनता लगातार इनको दौड़ाना शुरू कर दिया। आप जहाँ भी जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों तक आप झूठ का साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते हैं। आप कितना झूठ बोलेंगे, कितने जुमलेबाजी करेंगे? आप लगातार जुमलेबाजी कर रहे। 5 करोड़ नौकरी देने की बात करी थी इन्होंने, हर साल 2 करोड़ केंद्र सरकार ने, आज कितने साल हो गए, 6 साल हो गए, कितने मिलेंगे? 15 करोड़ लोगों की नौकरी चलेंगे। ये वो सरकार है, इनको यही नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं। केवल हिंदू मुस्लिम करने से कब तक आप काम चलाएंगे, कब तक मंदिर मस्जिद की बात करेंगे? आप भारत में सामाजिक समरसता स्थापित करिए, जहां सब लोग एक साथ रहें और तरक्की करें। तरक्की के लिए काम कोई भी किया इन्होंने। अभी मैं इनसे पूछ रहा था, जो हमारे मित्र बीजेपी के बोल रहे थे, तो ये बताएं कि आपने क्या उत्तर प्रदेश का बजट आज पेश होने जा रहा है, आप ये बताएं कि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी नई परियोजना स्थापित कर दी, कौन सी नई परियोजना? केवल उद्घाटन, केवल इसका करना कि ये अखिलेश जी के शहर से जो काम हुआ उसका आप उद्घाटन कर दीजिए। कैसी आप जेब में लेकर के घूमते हैं, जहाँ गए फीता काटा, इससे काम नहीं चलता। जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक आप विकास नहीं करेंगे, आप बताएं तो कि आपने ये नया काम कर दिया है। अभी कोई काम नहीं किया, आपके 5 साल चले गए सरकार में। मैं आपको मेरे दोस्त को मैं बता देना चाहता हूँ, इनको ये हम सलाह देना चाहते हैं जो रोडों कि के अब अंदर गड्ढे बजट हुआ पेश करते करने थे, जा रहे, कम आज से वो कम चलिए ठीक है राघवेंद्र जी, किसने किया है? ठीक है राघवेंद्र जी, आपने सवाल पूछ लिया, अनमोल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अनमोल जी। मैं राघवेंद्र जी को बता देना चाहता हूं, मेरे मित्र, जिन रोडों में समाजवादी पार्टी के टाइम में, बस सपा के टाइम में, बसपा के टाइम में गड्ढे हुआ करते थे 1-1 फुट के, आज वो रोड गड्ढा मुक्त यदि किसी ने की है तो वो हमारे योगी बाबा जी ने की है। तो आप इस बात को नहीं कह सकते कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया। मैं आपको 1000 काम गिनवा सकता हूँ, क्योंकि आपको वो इसलिए नहीं दिखाई देंगे क्योंकि आपकी नाक में नकेल डाल दी है योगी बाबा ने, तो इसलिए आप उस चीज को नहीं बोल सकते हैं। और आप जाके देखिए, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ, जो समझ में नहीं आ रही है, बता क्या पूछ रहे हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। अलीगढ़ वाला रोड, आप उसको जाके देखिए, जो मथुरा वाला रोड था उसको जाके देखिए। जो आप कोई भी रोड एक बार कौन सा मथुरा वाला रोड कौन सा बना दिया आपने? जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कौन सा बना दिया? अरे भाई कितना झूठ बोलते हो आप, कहाँ बना दिया? मथुरा का कौन सा रोड बना दिया?
अब अभी आप मेरी या आप हाईवे अरे बात क्या सुने, केवल झूठ बोल रहे हो केवल। जो कौन सा बना दिया बताइए। जो फरीदाबाद से होता हुआ मथुरा तक जाता है, मैं उस रोड की बात कर रहा हूँ। अरे कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे, क्या बता रहे हो। रोड भी भूल गए हैं, रोड मैप इनको दिया जाए। जो फरीदाबाद होते हुए मथुरा के लिए रोड जारी है, उस रोड पे कभी खड्डे हुआ करते थे। जो गाजियाबाद से योगी जी ने बनाया वो रोड जारी है, उस पे योगी जी ने। अरे पहले पता करके आप पता रखा करो क्या कह रहे हो, पहले पता करो। और पहले ऐसे नहीं बोल दिया जाता, कोई भी मतलब झूठ बोलने में हमारे पूरी कंपनी नहीं आती क्या। समाजवादी पार्टी के लोगों ने खनन भी अवैध किया। अरे क्या पार्टी के लोगों ने केवल झूठ बोलने का काम है, झूठी बोलोगे तो और कभी सच बोल दिया करो। जनता ये सब जानती है। कहाँ मथुरा और आपने फरीदाबाद का कौन सा रोड नया बना दिया भाई। चलिए ठीक है। अरे मैं यहाँ नोएडा ही में रहता हूँ। अनमोल जी, राघवेंद्र जी, दोनों को रोकना चाहूंगी। इस तरह से बोलेंगे ना मुझे समझ में आएगा ना जनता को समझ में आएगा। एक एक करके बोलिए। सबसे पहले राघवेंद्र जी, अनमोल जी के पास जा रही हूँ, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। अनमोल जी बोलिए। देखिए, मैं जो मेरा इन्होंने ये मुद्दे को क्या करते हैं, भटकाने का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई और विकल्प होगा बनता ही नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब सपा सरकार थी, उससे पहले जब बसपा सरकार थी, उस टाइम पे आप गाजियाबाद से और लखनऊ तक जो अलीगढ़ कानपुर रोड था, उसको आप देखेंगे तो वहां पर ट्रक चलना, गाड़ी चलना बड़ा मुश्किल होता था। एक एक 1.5 फुट के गड्ढे होते थे। दूसरी रोड में आपको गिनवाता हूं, जो फरीदाबाद से मथुरा आगे वाली रोड थी, उनमें गड्ढे होते थे, क्योंकि इन्होंने समाजवादी पार्टी ने और बसपा और सपा ने दोनों का काम सिर्फ क्या रहा था, क्योंकि अवैध इनके टाइम में कौन बनता था, अवैध काम करने वाले बदमाश लोग जो खनन का काम करते थे, तो इन्होंने तो रोड की जो रोडी होती थी, बदरी होती थी, उसको भी नहीं छोड़ा था। आज इनके ऊपर अंकुश लगाए और योगी बाबा ने उन रोडों पे आप जाइए, आप अपनी मीडिया की वैन लेके जाइए, आप उसको चेक करिए कि उन रोडों का क्या स्मूथ रोड बन चुकी है। 4 लेन 8 लेन रोड बन चुकी है। दूसरी मैं बताता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। दूसरी, जो मुजफ्फरनगर से देहरादून के लिए रास्ता था, सहारनपुर होता हुआ, उस रोड पर आप जा नहीं सकते थे। आज यहाँ से दिल्ली से 2 से 2.5 घंटे में हम वहां पहुंच जाते हैं देहरादून। तो ये क्या बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इनकी गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, इनको परेशानी है। इनके अवैध काम खत्म हो चुके हैं, इनको परेशानी है। इनके खनन के काम बंद हो चुके हैं, इनको रोकना चाहूंगे आपको। ठीक है राघवेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी, जवाब दीजिए। देखिए, आपने सरकार का उसका नारा था कि 100 दिन में गड्ढे भरेंगे। जब सरकार आई थी, इन पे आज तक गड्ढे ही नहीं भर पाए। ये सरकार खुद गड्ढे में है, ये क्या भरेगी। ये तो, और ये जो कहाँ फरीदाबाद वहाँ मथुरा से रोड गया तो उसके गड्ढे भर दिए, इन पे कोई जवाब नहीं। एक बताया कि हमने आगरा से लेकर के लखनऊ तक का एक्सप्रेसवे 322 किलोमीटर का 2 साल के अंदर बना दिया। कोई इन्होंने बनाया, अगर बनाया तो हाँ बोले, नहीं बनाया ना बोले, इसका मतलब नाकारा है, नहीं कर सकते हैं। विद्युत उत्पादन में हमने हरिद्वारगंज से लेकर के 2-3 प्लांट स्थापित करे, जिससे कि विद्युत उत्पादन बढ़ा। इन्होंने 1 यूनिट बिजली लगाई क्या और नहीं लगाई, तो ये नाकारा है। और अगर मेट्रो लाने का काम हमने किया, इन्होंने कोई नई मेट्रो कहीं नहीं लाए, तो ये नाकारा है, कुछ नहीं कर पाए। महिलाओं को पेंशन देने का हमने काम किया, छात्रों को लैपटॉप देने का इन्होंने वादा किया था। ठीक है राघवेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं। सवाल आपने पूछ लिया, अनमोल जी से जवाब ले लेते हैं। अनमोल जी बोलिए। समाजवादी पार्टी के लोगों को पढ़ लिख कर आना चाहिए किसी भी न्यूज चैनल पर, क्योंकि इन्हें यही नहीं पता कि मेट्रो को लाया कौन है। मेट्रो को लाने वाली बीजेपी है, प्रदेशों में पहुंचाने वाली बीजेपी है, इनको क्या पता। और दूसरा ये बात करते हैं रोडों की, रोड के में ये 1-2 गिनवा रहे हैं, मैं 10 आपको रोड गिनवा देता हूं। यदि मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि नितिन गडकरी जी ने जो काम हाईवे के ऊपर किए हैं, रोड बनाने का काम किए, भविष्य में ना कोई कर सका है ना आगे कोई करेगा। सिर्फ नितिन गडकरी जी के अंदर ही ये दिल के अंदर जज्बा है, जो उन्होंने इतने बड़े बड़े हाईवे बनाए। क्या बात करते हो आप, आपको तो किसी चीज की नॉलेज है नहीं और आप बैठ जाते हैं टीवी पे। जवाब दीजिए राघवेंद्र जी। जी, अभी इनकी आवाज मुझे समझ में नहीं है क्या है, समझ में नहीं। अनमोल जी का कहना है कि पढ़ के आइए, ये बताइए मेट्रो कौन लाया है।
अरे मेट्रो हमारे ही हम लाए, मेट्रो हमने तो केवल तो योगी जी बाबा जी ने तो केवल उद्घाटन किया, बाबा जी तो केवल किया, और बहुत सारी चीजें मैं नोएडा चलिए, बता ठीक दूं, है। एलिवेटेड रोड, मेट्रो, बॉटेनिकल गार्डन में जो मेट्रो हमने जो चलाने का, ये केवल सबको रोक के, और जब इनकी सरकार आई तो केवल मैडम इनको आप लगवा पूरा करके डाटा फिर दोबारा उसका मेट्रो रेल का दे देना, उद्घाटन क्योंकि कर इनको दिया। ये पता ही अभी नहीं कि सिर्फ मेट्रो 8 हमने रेल को सेक्टर भारत 35 के अंदर में लाने वाले कौन है, उसका भी ये इन्हें उद्घाटन, यही नहीं पता है तो अभी। क्या है, उद्घाटन है ना, उद्घाटन का वक्त का है, नया कोई काम हो तो इन्हें बताएं। और ये ठीक है। इतने झूठे लोग हैं, मैं जब नए सरकार काम, आई, मैं ठीक है, इनको नए ठीक है, काम ठीक हजार है, की दोनों को बता रोकना सरकार के चाहूंगी, बाद ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है। आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी, दोनों से जल्दी जल्दी अपनी बात रखिएगा, क्योंकि आज बजट है, जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा ये बजट, ये भी देखना होगा। फिलहाल राघवेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, विधानसभा चुनाव से पहले ये बजट किस तरह से देखते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने पूरा 5 साल लगभग होने वाले हैं, सरकार ने खूब, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जनता को त्रस्त किया, तंग किया, जनता की खुशहाली के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। और ये आप बजट में प्रयास करेंगे कि जनता को तो, लेकिन जनता बहुत नाराज है, किसान नाराज है, युवा नाराज है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इसलिए ये सरकार का जाना तय है, ये कैसा भी बजट करा, मुझे आशा नहीं है कि ये बजट से कुछ होगा। ठीक है, अनमोल जी, लोक लुभावन बजट पेश किया जा सकता है चुनाव से पहले? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे बजट में, भारतीय जनता पार्टी के बजट में, शुरू से आप कोई सा भी हमारा बजट उठा लीजिए, देश की पिछड़ी जनता, दलित जनता, हमारे किसानों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे व्यापारी वर्ग के लिए, सबका ध्यान रखकर हमारा बजट हम लोग पेश करते हैं। और दूसरा, इनको मैं बता देना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार और योगी बाबा दोबारा से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, इनकी परेशानियां और बढ़ने वाली हैं समाजवादी पार्टियों की, तो ये निश्चित रूप पर टेंशन फ्री रहे कि इनको आगे भी योगी बाबा मिल रहे हैं, और ये जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि बजट, टोटल बजट जनता के फेवर में जाने वाला है और गरीब और किसानों के फेवर में जाने वाला है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए आपको रोकना चाहूंगी दोनों को। तो आज योगी सरकार का बजट और जनता की उम्मीदें कितना खरा उतरता है, यही देखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज। नमस्कार।